कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। साथियों, आप किसी भी हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ए टू जेड कोई भी हो, भारत की किसी भी हिंदी परीक्षा के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए साथियों, मैंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पहले भी क्लास बनाई है, लेकिन आज जो मैं क्लास ये बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्योंकि इसमें मैं जो हमारे पास ये पुस्तक उपलब्ध है, इससे मैं पूरा जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र दिया है वो सारा कंप्लीट कराने वाली हूँ एक ही क्लास में। इसलिए ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और हाँ, टाइम दे सकते हैं इसको आप लोगों की, मतलब किसी भी टाइम देख सकते हैं इस क्लास को। ठीक है, इससे क्या होगा, अलग अलग आपको पार्ट सर्च नहीं करने होंगे। ठीक है, और हाँ, ये यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी सभी के लिए उपयोगी है। जैसे आपको पता है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से लगभग 3 से 4 प्रश्न बनते ही हैं। लगभग 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं यहाँ से, है ना। तो 10 अंक बहुत महत्व रखते हैं। आपको पता है 1 नंबर बहुत महत्व रखता है जब विद्यार्थी 1 नंबर से असफल होता है, राइट। तो इसके लिए करना होता है रिवीजन। तो ये क्लास आपके रिवीजन के लिए भी बेनिफिट हो सकती है और आप नए हैं तो भी आपके लिए हो सकती है फ़ायदेमंद। तो चलिए, पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो जैसे हम जैसे भारत में रहते हैं तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो अन्य देशों से जो विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए। और जो जैसे पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो है, इसका विकास कब से हुआ, ऐसा प्रश्न बनता है। तो इसका विकास 5वीं सदी से माना जाता है, प्लेटो के जन्म के समय से ही। ठीक है, तो प्लेटो जो कौन था, हम सबसे पहले प्लेटो को पढ़ेंगे, फिर अरस्तु को पढ़ेंगे, लोंजाइनस को पढ़ेंगे, क्रोचे को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण के बारे में बता ही दिया था। अनुकरण सीधे अगर आप समझते हैं तो अनुकरण होता है कॉपी करना। जैसे वृक्ष बना है, ईश्वर का बनाया हुआ है, प्रकृति का बनाया हुआ है, लेकिन हम उसका अनुकरण करके क्या करते हैं, प्रिंट बनाते हैं ना, उसको पेंटिंग करते हैं, तो हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, इसी को हम अनुकरण कहेंगे। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो का काल जो क्रम जो था वो 427 से 347 है, याद रखिएगा। 347 ईसा पूर्व याद रखिएगा। प्लेटो जो है एक महान विद्वान है। प्लेटो जो है सुकरात के शिष्य थे तथा अरस्तु के गुरु थे, याद रखिएगा। प्लेटो की जो रचनाएं थी वो हैं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज है। होमर इनके समकालीन थे। प्लेटो के लिए साहित्य की कसौटी उपयोगितावाद है। ये उपयोगितावाद को महत्व देते हैं, ये भी आपको याद रखना। प्लेटो कहते हैं कि एक गोबर से भरी टोकरी से सुंदर हो सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती है। प्लेटो काव्य को मिथ्या कहते हैं, मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति मानते हैं। प्लेटो कहते हैं कि कवि या साहित्यकार जिन वस्तुओं अथवा काव्य का सृजन करता है वह पहले से ही भौतिक जगत में विद्यमान है, अतः यह कृति मिथ्या है। सत्य मात्र अलौकिक अथवा प्रत्यय जगत है। जहाँ ईश्वर ने नित्य सांचों में सामग्री भरकर इस जगत की रचना की, इस लौकिक जगत में काव्य रचना भी मिथ्या है, क्योंकि वह नकल की नकल करता है, पहले ही नकल की जा चुकी है और उसकी नकल वो करता है। अर्थात यह भौतिक जगत और उस अलौकिक जगत की नकल है। प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो के अनुसार भाव या विचार ही सत्य हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्लेटो के अनुसार क्या सत्य है, तो भाव या विचार जो है वही सत्य हैं और कविता अनुकृति मात्र है, वह किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। और प्लेटो ने होमर से प्रश्न किया है कि क्या कविता किसी का रोग दूर कर सकती है, तो कहते हैं नहीं कर सकती है। प्लेटो कवि के बजाय डॉक्टर, प्रशासक आदि को महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब प्लेटो जो है कवि को बिल्कुल नकारते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप एक आदर्श राज्य की कामना करते हैं तो अपने राज्य से जो है कवि या साहित्यकार को निष्कासित कर दीजिए, उसको बाहर कर दीजिए अपने राज्य से, ऐसा प्लेटो कहते हैं। प्लेटो केवल उपयोगिता को महत्व देते हैं जो उचित नहीं है, क्योंकि कविता मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ नैतिकता का संदेश भी देती है और प्रेरणा का स्रोत भी है। जैसा आपको पता है 1857 की क्रांति के समय अगर कवि ना होते तो ओजवान कवि थे, जिनके माध्यम से आप पृथ्वीराज रासो ही पढ़ते हैं, देखिए किस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये प्लेटो जो है बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना ही है ना। तो ये तो था प्लेटो के बारे में। प्लेटो का समय 427 से 347 है, ये भी आपको याद रखना। और यहीं से विकास होता है पाश्चात्य काव्यशास्त्र का। आगे आप हम बढ़ते हैं, जानते हैं अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। देखिए, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत जो था और अरस्तु का विवेचन सिद्धांत, ये आप ध्यान रखिएगा। 384 इनका समय है।
प्लेटो का 427 है, तो प्लेटो अरस्तु 384। और अरस्तु एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे तथा प्लेटो के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु थे के रूप में विख्यात थे। अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान बताया है। प्रोफेसर मरे के अनुसार अनुकरण का अर्थ सृजना का अभाव नहीं बल्कि पुनर्सृजना है। और प्लेटो के विपरीत अरस्तु काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखते हैं। मतलब प्लेटो के विपरीत अरस्तु जा रहे हैं, शिष्य अवश्य हैं, शिष्य तो हैं लेकिन विपरीत हैं कि सौंदर्यवादी दृष्टि से देखते हैं। प्लेटो जो है उपयोगितावादी हैं और ये जो है सौंदर्यवादी हैं। अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं, अरस्तु जो है कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं और ये जो है कविता अनुकृति मात्र है ये कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उनके अनुसार प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरे किए जाते हैं। अरस्तु के अनुसार कवि वस्तुओं को उसी रूप में वर्णन न करके तार्किक रूप से प्रस्तुत करता है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय जीवन का आंतरिक पक्ष है और अरस्तु वस्तु कैसी होनी चाहिए पर अत्यधिक बल देता है। अरस्तु काव्य को प्रकृति की नकल मानकर चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अरस्तु का दृष्टिकोण भावात्मक नहीं रहा और त्रास और करुणा का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है, जैसे प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है वैसे ही अरस्तु ने जो है विरेचन सिद्धांत दिया है। ध्यान रखिएगा, विरेचन कैथार्सिस मूलतः चिकित्सा शास्त्र का विषय। देखिए प्लेटो जो है, अरस्तु चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ये विरेचन देता है। मानसिक शारीरिक अशुद्धियों का निष्कासन करके साम्य अवस्था को प्राप्त करना विरेचन कहलाता है। कैथार्सिस अरस्तु के काव्य शास्त्र में एक ही बार आया है। जो चिकित्सा शास्त्र है ये शब्द जो है काव्य शास्त्र में एक ही बार आया। राजनीति शास्त्र में कैथार्सिस के विवेचन के लिए काव्य शास्त्र का अध्ययन करने की सलाह अरस्तु ने दी है। काव्य शास्त्र के विवेचन का वर्णन मुख्यतः कलात्मक दृष्टि से हुआ। प्लेटो ने नाटक को मानव चरित्र को दूषित करने वाला बताया है। प्लेटो ने कहा था कि नाटक दर्शक में भय आदि निम्न कोटि के भावों का संचार करता है और अरस्तु ने प्लेटो की इस धारणा से असहमति जताई है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अरस्तु का कहना था कि भावों का दमन हानिकारक है। ये पंक्ति पूछी जा चुकी है तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कि अरस्तु का कहना था भावों का दमन हानिकारक है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। उसे दमित नहीं करना चाहिए बल्कि संतुलित करना चाहिए। त्रासदी, करुणा तथा भय के भावों को कृत्रिम रूप से उद्धृत करके मन में संचित विकारों को बाहर निकाल देता है और जिससे मनुष्य एक प्रकार की विश्रांत की अवस्था प्राप्त कर लेता है। अरस्तु के अनुसार भय घातक या आसन्न अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न एक पीड़ा है, उसी तरह करुणा भी घातक या कष्टकर आसन्न अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न एक पीड़ा है जिसका संबंध ऐसे व्यक्ति से है जो उसका पात्र नहीं होता है। अगर किसी आत्मीय पर पीड़ा की आशंका हो तो भय और करुणा दोनों ही भाव जागते हैं और करुणा और भय दुख भाव हैं, इनकी परिणति आनंद में होती है, ऐसा अरस्तु का कहना है। तो ये हुआ अरस्तु के बारे में। आगे दिया गया है लोंजाइनस जी हैं। लोंजाइनस का समय जो है 1 सदी माना जाता है, 1 से 3वीं सदी जो है माना जाता है। लोंजाइनस जो है उदात्तवादी हैं और इनकी रचना है पेरिप्सिस। पेरिपोएटिकेस जो रचना है वो अरस्तु की है, याद रखिएगा। और पेरिप्सिस जो है वो लोंजाइनस की है, उदात्त से संबंधित होती है। और उदात्त क्या है? विचार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लोंजाइनस यूनानी दार्शनिक थे। उसकी रचना नहीं पढ़ेंगे, उनकी पढ़ेंगे क्योंकि विद्वान है तो हम उसकी नहीं, ये देखिए इसलिए पुस्तकों में किया जाता है, राइट। उनकी रचना पेरिप्सिस है और उनका अंग्रेजी नाम उसका जो ये इनकी पुस्तक है पेरिप्सिस, उसका अंग्रेजी जो नाम है ऑन द सबलाइम है। इन्होंने औदात्य मत प्रस्तुत किया है। औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। रचना का औदात्य अपनी प्रबल शक्ति के द्वारा पाठक को अनायास ही अपने लय में बहा देता है। हमारे लिए क्या पढ़ना है कि लोंजाइनस की पुस्तक कौन सी है? पेरिप्सिस है। विचार जो है उनके लिए महत्व है, वो मतलब उदात्त क्या होते हैं? विचार होते हैं। तो लोंजाइनस कहते हैं कि औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। सच्चा औदात्य केवल उन्हीं में प्राप्त है जिनकी चेतना उदात्त और विकासोन्मुख है। इन्होंने औदात्य के 5 प्रकार बताए हैं। महान भावों की उद्भावना क्षमता मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा ये भी अपने नोटबुक में। महान भावों की उद्भावना क्षमता, उदात्त विचार, अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा, गरिमा में रचना विधान। महान भावों की उद्भावन क्षमता, लोंजाइनस ने भावों के आवेग को औदात्य में सहायक माना है और लोंजाइनस कहते हैं कि मेरे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आवेग
वेग उन्माद उत्साह के साथ कूद सकता है। आवेग के दो रूप बताएं, सुखात्मक और दुखात्मक, पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि श्रोता या पाठक को उनके प्रयोग का पता न चले। दूसरे शब्दों में अलंकार भावावेग की प्रेरणा से सहज, स्वाभाविक एवं अनायास रूप में काव्य में आने चाहिए, तभी ये औदात्य के विधायक होते हैं। देखिए, यदि आप यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उत्कृष्ट भाषा क्या है? उपयुक्त शब्द चयन, प्रभावोत्पादक शब्दावली श्रोता का भावीभूत कर लेती है। ऐसे शब्द योजना में भाव प्रवणता होनी चाहिए, सुंदरी होना चाहिए, गरिमा होनी चाहिए, ओज होना चाहिए, शक्ति आदि श्रेष्ठ गुणों का समावेश होना चाहिए। सुंदर शब्द ही सुंदर विचार को अभिव्यक्ति दे पाते हैं और उस अभिव्यक्ति में गरिमा भी तभी आती है। गरिमामयी भाषा की काव्य भाषा है जो सामान्य भाषा से पृथक होती है और उपयुक्त भाषा में सुंदर शब्दावली के साथ प्रभावपूर्णता, रूपकों का सीमित प्रयोग, उपमाओं एवं अत्युक्तियों का उचित प्रयोग होना आवश्यक है। यह उत्कृष्ट भाषा के लिए है। गरिमा में रचना विधान, तो औदात्य का 5वां स्रोत है गरिमा में रचना विधान, जिसमें प्रथम स्थान सामंजस्य हारमोनी को दिया जा सकता है। शब्दों के व्यवस्थित क्रम से काव्य में सामंजस्य आता है। बांसुरी की मधुर तान की भांति रचना का सामंजस्य हमारे मन में विभिन्न भावों को उद्वेलित करता है और भाषा में सामंजस्य के लिए ही काव्य में छंद विधान का विचार किया जाता है। जो ये रेड है, यहाँ पे रेड पेन से जो लाइन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं, देखिए ये तो लॉन्जाइनस का हो गया। लॉन्जाइनस ने 5 औदात्य के प्रकार दिए हैं। उनका जो उदात्त है, उदात्त क्या होता है? विचार होते हैं। और लॉन्जाइनस की रचना पेरियोप्सिस है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम आई ए रिचर्ड्स के बारे में। तो आई ए रिचर्ड्स का समय जो है 1893 से 1979, ये आपको ध्यान रखना है। और आई ए रिचर्ड्स ने दिया है संप्रेषण सिद्धांत। आधुनिक युग के पाश्चात्य समीक्षकों में आई ए रिचर्ड्स जो है 1893 से 1979 का महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म जो है 1893 में इंग्लैंड में हुआ था। वे अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी रहे तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे हैं। वहीं से उन्होंने डीलेट की उपाधि प्राप्त की थी और उन्होंने लगभग 1 दर्जन ग्रंथ लिखे हैं। तो याद रखिएगा कितने ग्रंथ लिखे? 1 दर्जन ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, अर्थात साहित्य समीक्षा के सिद्धांत। रिचर्ड्स ने मनोविज्ञान का आधार लेकर काव्य संबंधी 2 उल्लेखनीय सिद्धांत दिए जनक माने हैं। देखिए, हमें एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट कराना चाहिए थी, इसीलिए इतना फास्ट आप लोग रोक के इसको देख सकते हैं। यदि मैं आगे जो क्लासेस बनाऊंगी उसमें अच्छे से आपको बताऊंगी। कला का मूल्यवादी सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत और संप्रेषणीयता का सिद्धांत। रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत कला का मूल्यवादी सिद्धांत कहलाता है। कला का रिचर्ड्स ने काव्य को जीवन से जोड़ा एवं काव्य की उपयोगिता पर बल दिया है और काव्य को वे मानवीय प्रक्रिया मानते हैं। कविता के संबंध में वे कहते हैं कि यह भी अधिक मूल्यवान है क्योंकि ये ऐसे अनुभव प्रदान करती है जिससे हमारा मन संतुलित होकर शांति को प्राप्त करता है। देखिए कहाँ रिचर्ड्स ये बात कर रहे हैं कविता के लिए, और प्लेटो ने क्या कहा कि भाव मतलब कविता बहुत ही निकृष्ट है, कविता होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी बातें की हैं और जो रिचर्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि जो है संतुलित कविता जो है संतुलन लाती है। उनकी मानता है कि जो कविता श्रेष्ठ या पाठक के मन को जितना अधिक प्रभावित कर सकती है वह उतनी ही उत्कृष्ट कहलाती है। तो ये भी आपसे ये पूछा जा चुका है, ये परीक्षा में ये लाइन भी पूछी जा चुकी है। संप्रेषणीयता का सिद्धांत, तो रिचर्ड्स का काव्य संबंधी दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है संप्रेषणीयता का सिद्धांत है। और प्रेषणीयता में जो कुछ होता है वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्रया एक जैसी अनुभूति प्राप्त करता है। संप्रेषण सिद्धांत रिचर्ड्स से संबंधित है, याद रखिएगा इंग्लैंड के हैं, 1893 में इनका जन्म हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो एक यहाँ पे कहा है जब किसी वातावरण विशेष से एक व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होता है तथा दूसरा उस व्यक्ति की क्रिया से ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है कि जो पहले व्यक्ति की अनुभूति के समान होती है तो उसे प्रेषणीयता कहते हैं। आपकी बात से कोई सहमत हो रहा है। कवि, कलाकार या सृजक की अनुभूतियों का भावक द्वारा अनुभव किया जाना ही संप्रेषण है। एक ही अनुभूति को अन्य सबकी अनुभूति बना देना ही कवि का कौशल है और उसे अन्य तक पहुंचा देना कलाकृति का गुण है। अतः कला की प्रेषणीयता अत्यंत आवश्यक है। पूरा क्लास जो है ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। रिचर्ड्स ने इसका श्रेय कवि की वर्णन क्षमता और श्रोता या पाठक की ग्रहण शक्ति को दिया है। कला के लिए प्रेषणीयता अत्यावश्यक है।
रिचर्ड्स यह मानता है कि कला में मानते हैं कि कला को परिष्णुता आवश्यक है, किंतु कलाकार को इसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कलाकार जितना सहज स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करेगा, उसकी अनुभूतियाँ उतनी ही संप्रेषणीय बनेंगी। मतलब एक जो कलाकार है वो बहुत ही सहज ढंग से अपनी भाषा का प्रयोग करे। कवि जब तक स्वयं अपनी अनुभूतियों के साथ एक रस नहीं हो जाता, तब तक वे अनुभूतियाँ संप्रेषणीयता का गुण ग्रहण नहीं कर सकती हैं। संप्रेषण के लिए प्रयत्न करने पर कला में कृत्रिमता का समावेश हो सकता है। निश्चय ही संप्रेषणीयता के लिए कवि प्रतिभा अज्ञात रूप से स्वतः कार्य करती है, ऐसा लिखा है। संप्रेषण और काव्य भाषा। काव्य में संप्रेषण का प्रमुख माध्यम भाषा है, जिसका प्रयोग अर्थ को सूचित करने के लिए होता है। भाषा में सामान्यतः 4 बातें निश्चित रहती हैं: वाच्यार्थ, सेंस, भाव, फीलिंग, वाणिज्य चेष्टा, टोन और अभिप्राय, इंटेंशन, है ना। इंटेंशन इसलिए कि अभिप्राय इसका क्या है, जो आप बात कर रहे हैं। जैसे अभी वाचन में ये क्लास क्यों बना रही हूँ, किस फीलिंग से बना रही हूँ, मैं आपकी सफलता के लिए बना रही हूँ, और मैं आपको बीच बीच में टोन से मतलब बता रही हूँ कि हाँ ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभिप्राय ये है कि जो नए नए विद्यार्थी होते हैं उनको बुक्स में भी नहीं समझ में आता है कि कौन सा हम पढ़ें जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो किसी सही व्यक्ति का दिशा निर्देश, मार्गदर्शन मिलना ज़रूरी होता है। तो ये जो क्लास है आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपको बता सकती है कि कैसे क्या पढ़ना है, हमें कौन सी चीज़ें परीक्षा में पूछी गई हैं, है ना। तो ये है। भाषा से सामान्यतः उपरोक्त 4 प्रकार के अर्थ सूचित होते हैं, किंतु विषय एवं परिस्थिति के भेद से इनका अनुपात बदलता रहता है। कविता विचारों की अभिव्यक्ति के लिए नहीं, अपितु भावों के प्रभाव के लिए होती है। काव्य में व्यक्त विचार, भाव और दृष्टिकोण निमित्त होते हैं, राइट। काव्य स्वादन की प्रक्रिया द्वारा काव्य प्रेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए रिचर्ड्स ने उसे 6 भागों में विभक्त किया है। आपको ये 6 भाग जो है पढ़ने हैं कि मुद्रित शब्दों का नेत्रों के माध्यम से ग्रहण करना, ये भी संप्रेषण में आएगा। नेत्रों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं से संबंधित बिंबों का ग्रहण। कभी कभी आप जैसे किसी दोस्त के साथ हैं तो आप इशारा करते हैं, तो ये नेत्रों से संबंधित स्वतंत्र बिंबों का ग्रहण, विभिन्न वस्तुओं का बोध, भाषा, अनुभूति और दृष्टिकोण से सामंजस्य, ये आपको 6 याद रखने हैं। तो ये तो हो गया रिचर्ड्स। अभी हमने पढ़ा है प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस और रिचर्ड्स को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोची के बारे में। बहुत मतलब शॉर्ट दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमको किन को पढ़ना है अच्छे से। और भी इनके बारे में जानकारी यदि आपको मिलती है तो वो आप ज़रूर जो है पढ़ें। क्रोची का समय 1866 से 1952 है। पहले तो ये आपको याद रखना है। और क्रोची का अभिव्यंजनावाद, मतलब क्रोची जो है ये अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। अभिव्यंजना मतलब अपनी अभिव्यक्ति देना, और एस्थेटिक इनकी प्रमुख पुस्तक है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक का श्रेय इटली के काव्य मीमांसक एवं दार्शनिक क्रोची को दिया जाता है। और क्रोची का समय 1866 से 1952 है। जो मैंने आपको बताया कि समय जिनका बताइए मोस्ट इम्पोर्टेंट, सौंदर्य शास्त्र से संबंधित हैं ये भी। और अभिव्यंजनावाद एक कला सिद्धांत है जिसका संबंध सौंदर्य शास्त्र से है ना, कि साहित्यिक आलोचना से। ये सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। क्रोची की मानता है कि कलाकार अपनी कलाकृति में अपने अंतर की अभिव्यक्ति करता है। यह अभिव्यक्ति बिंबात्मक होती है, जिसका स्वरूप उसके हृदय में विद्यमान होता है। वह जगत से उसका कोई संबंध नहीं है। वह जगत केवल बिंब निर्माण में सहायक हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। सहजानुभूति से संबंधित है क्रोची। क्रोची ने ज्ञान के 2 रूप दिए हैं, सहजानुभूति और विचारात्मक। इनमें से प्रथम ज्ञान मन शक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जबकि द्वितीय ज्ञान बुद्धि का विषय। सहजानुभूति को किसी का सहारा नहीं चाहिए। उसके लिए आवश्यक नहीं कि वह दूसरे की आंखें उधार ले, कारण उसकी आंखें स्वयं काफ़ी तेज हैं। सहजानुभूति को क्रोची ऐन्द्रिक संवेदनाओं से संबंधित मानते हैं, से भिन्न मानते हैं, ठीक है, भिन्न मानते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि क्रोची के सौंदर्यवाद के 4 परिकल्पना स्तर हैं। क्रोची ने सौंदर्यवाद की व्याख्या करते हुए उसके 4 स्तरों की परिकल्पना की है, जिन्हें इस प्रकार बताया जा सकता है। पहला अंतः संस्कार अथवा आत्म संवेदन, अभिव्यंजना, आनुषंगिक आनंद और अभिव्यक्ति। ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है। अंतः संस्कार क्या है? किसी भी कलाकृति को देखकर मन पर पड़ने वाले सहज प्रभाव और उससे उठने वाले विभिन्न संवेदनाएं अंतः संस्कार के अंतर्गत आती हैं, और सहजानुभूति इस अंतः संस्कार से जन्म लेती है। नेक्स्ट आपका जो है व्यंजना का स्वरूप क्या है? तो क्रोची की मानता है कि जिस प्रकार स्वयं प्रकाश ज्ञान सहज अनुभूति का विषय है, ठीक इसी प्रकार कला भी सहज अनुभूति पर आधारित है। आनुषंगिक आनंद जो है, क्रोची की धारणा है कि अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है, अथवा यह कह सकते हैं कि अभिव्यंजना के अवसर पर एक विशेष प्रकार के आनंद की
का अनुभव होता है। यह आनंद उस भाव को व्यक्त करने के लिए उसे प्रेरित करती है। आनुषंगिक आनंद जो है क्रौंची की धारणा है कि अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अभिव्यक्ति क्रौंची के मतानुसार प्रत्येक सहज अनुभूति अवश्य ही अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति से उसका तात्पर्य केवल शाब्दिक व्यंजना से ही नहीं है, अपितु अशाब्दिक व्यंजना जैसे रूप, रंग, रेखा, ध्वनि से भी है। तो ये यहाँ पे जो है दिया गया है क्रौंची के बारे में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे जितने भी ये रचनाकार महत्वपूर्ण है इनके बारे में हमने पढ़ा है। और आगे जो है ये प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्नोत्तरी। तो हमने प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस और एलियट जो है रिचर्ड्स और क्रौंची के बारे में पढ़ा है। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट पुस्तक से जो भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में दिया गया है वो सारे कुछ हम पढ़ेंगे।